एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में चैप्टर 3 अलाउद्दीन खिलजी और उसके मार्केटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक सेकंड जो है आपका, इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं इंग्लिश मीडियम में। एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड इट्स डिक्लाइन। The rule of the Delhi Sultanate lasted for over the 3 centuries, एडिडोमिन 1206 to 1526। यानी कि जो दिल्ली सुल्तान जो थे दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें 1206 से लेकर 1526 तक शासन रहा, जिसमें 5 वंशों ने शासन किया। 5 डायनेस्टीज ने शासन किया, रूल किया, जिसमें से मैंने अभी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश से था, अभी गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं हम। गुलाम वंश के बाद फिर हमने खिलजी वंश की शुरुआत की है। खिलजी के बाद तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक के बाद सैयद और लोदी वंश के बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोदी डायनेस्टी जो है उसके बाद ही मुग़ल सल्तनत की स्थापना होती है, मुग़ल काल की। मुग़ल खुद में ही एक अलग ही शासन काल है, जो मुग़ल नाम से उपाधि थी उन लोगों ने अपने आप को, इसलिए वो सुल्तान नहीं कहलाए, मुग़ल काल कहलाया वो उनका टाइम पीरियड। इसमें हम ये जो है यहाँ पर आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 पार्ट्स में इस ब्लॉक में आपके चैप्टर डिवाइड है। थर्ड चैप्टर में आप खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। 1290 से 1320 तक किस तरह से इस डायनेस्टी में कौन सा स्लेव था जो राजा बना, रूल किया उसने। अलाउद्दीन खिलजी है, जाहिर सी बात है, सबने पढ़ा भी है। इससे रिलेटेड टॉपिक मैंने पढ़ाया भी है पहले, अलाउद्दीन खिलजी का मार्केटिंग सिस्टम, बहुत ही शॉर्ट में। उसके बाद है तुगलक वंश, और उसके बाद 5th चैप्टर में आप पढ़ेंगे सैयद वंश और लोदी वंश, और किस तरह से फिर इस डायनेस्टी का पूरी दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हो जाता है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द खिलजीज राइज एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि जो खिलजी वंश है उनका उद्भव यानी उनकी शुरुआत, और सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस, महत्व। अलाउद्दीन खिलजीज कॉन्क्वेस्ट, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था और आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ जो थी उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर का इंट्रो है, राइज एंड सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, कॉन्क्वेस्ट और अलाउद्दीन खिलजी, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बहुत पहले, इससे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ इस चैप्टर 3 से रिलेटेड, लेकिन आज हम फिर से देख लेते हैं इस चैप्टर को। द खिलजी पीरियड albeit short was an important era of the Delhi Sultanate. Here we focus on Alauddin Khilji, who rose among the ranks to establish his own dynasty and ruled with an iron fist. He was an absolute despot and let nobody interfere in the matter of the state. This unit sheds light on his policies and the economic and administrative motives that were behind his actions. His religious ideas are also outlined in this unit. His weaknesses are also examined, and as the Khilji administration did completely fall apart after Alauddin's demise, despite his many successes in crushing rebellions, fighting off Mongol hordes, creating a new market system among many others. नेक्स्ट हम फिर देखते हैं, although the Khilji dynasty exists only for a few years, that is from 1290 to 1320, yet it is considered a significant dynasty in the history of Sultanate period. The capture of the throne of Delhi by the Khiljis established the power of Indian Muslim and non-Ibrid Turks in India, and also established the fact that monopoly of the power of the state was not the privilege on a particular group of people or that of a make. यहाँ पर बात हो रही है खिलजी वंश की। अब ये है 1290 से 1320, किस तरह से खिलजी वंश की शुरुआत होती है। जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने गुलाम वंश के
गुलाम वंश जो था इससे पहले, गुलाम वंश के राजा कैकुबाद की हत्या कर बहुत ही आसानी से दिल्ली में सत्ता स्थापित की अपनी जलालुद्दीन खिलजी ने। ये बात है कि जलालुद्दीन खिलजी जो था सबसे ज़्यादा उम्र में उसने राजा बना, 70 साल की उम्र में लगभग वो राजा बना दिल्ली में। दिल्ली के किलोखरी नामक महल में जो कैकुबाद राजा ने बनाया था, उस महल में उसने अपना राज्यारोहण किया और वहाँ पर उसी को किलोखरी के महल को दिल्ली में जो मौजूद था, जो कैकुबाद ने बनवाया था, उस महल को अपनी राजधानी उसने बनाई जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर क्या होता है, ये जो इसने अपने मुस्लिम राजवंश की स्थापना की। जो गुलाम वंश था उसमें जितना पॉपुलैरिटी इल्तुतमिश और बलबन को मिला और रज़िया सुल्तान को, उससे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी को इस खिलजी वंश में मिला, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। The rule of the Khilji and market and zenith of Muslim imperialism and Muslim power in India during the period of the Delhi Sultanate. The accession of the Khiljis to the throne of Delhi is important since Jalaluddin neither occupied the throne on the basis of hereditary rule nor as a result of conspiracy. Rather, he captured the throne and simply by force. The Khiljis neither source the support of the ulema not that of the people। यहाँ पर बात होती है उलेमा की कि खिलजी वंश के काल में जो उलेमा थे, उलेमा वो थे जो धार्मिक संस्था को चलाते थे, जो धर्म से संबंधित थे, जो धर्म से जुड़ी बातों को राजनीति में शामिल करते थे और राय देते थे अपनी। पर जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आया तो उसने उलेमा को रखा, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर की, लेकिन राजनीतिक मामलों में, पॉलिटिकल मामले में उसने हस्तक्षेप करने की, इंटरफेयर करने की कोई राइट उनको नहीं दी उलेमा को। वो सब चीज़ें उसने ख़त्म कर दी। द खिलजी प्रूव्ड दैट द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन द पावर ऑफ सुल्तान अलोन। एक जो सुल्तान है वो खुद ही अपने स्टेट को पावरफुल बना सकता है, बस सही तरीका होना चाहिए। द सुल्तान डिड नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी, नॉट एवन ऑन रिलीजियस फॉर सपोर्ट। After Alauddin took over the throne after murdering his uncle and father-in-law। अब अलाउद्दीन खिलजी, मैंने पहले भी बताया आपको कि वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी को उसने धोखे से मार दिया एक दिन देवगिरी के जीत के बाद। उसके बाद वो खुद वहाँ दिल्ली का राजा बन गया। अर्ली ऑन हिज रेज द मंगोल्स invaded his kingdom in 1298 and 1299, but both the invasions were repulsed। इसके बाद क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी की तो डेथ हो गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने बहुत ही हिम्मत से बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। वैसे तो बहुत ही देखा जाए बेकार राजा भी कहा गया, क्योंकि जनता उससे खुश नहीं थी। बहुत ज़्यादा ही उसने हर चीज़ में रूल लगाता गया। बाज़ार में जो है हर चीज़ अपने हिसाब से उसने मार्केट में कीमत लगाई, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। कोई आपस में कंपटीशन नहीं कर रहा था और जो ज़्यादा रेट में अगर माल बेचता भी था बाज़ार में तो उसको भी उतने ही जितने ज़्यादा उसने कीमत बढ़े उतना ही उसके शरीर से मांस निकाल देता था। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए थे इसने अपने मार्केट में। मार्केट जो इसने 3 तरह के डिवाइड किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या होता है कि ये सोचता था कि अगर मेरे को अपनी सेना को मजबूत करना है तो बहुत ही सस्ते रेट में मेरे को सेना को अपने उसमें सैनिक संस्था में शामिल करना होगा। तो उसने बाज़ार में क्या किया, बहुत अच्छी कीमतें लगाई और टका और जीतल की शुरुआत की और डेसिमल की प्रोसेस की शुरुआत की। उसने बाज़ार को 3 हिस्से में बांट दिया। नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें अलग और इम्पॉर्टेंट और महंगी चीज़ें अलग, और घोड़े और सेना से जुड़े हथियार वगैरह अलग। इन तीनों चीज़ के बाज़ार अलग अलग थे। और क्या किया इसने कि ज़मीन की जो व्यवस्था थी, प्रॉपर्टी सिस्टम क्या किया इसने, एकता प्रथा को बंद कर दिया। जो किसी चीज़ के बदले ज़मीन देने का जो रिवाज था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया। इसने क्या किया, गुप्तचर की व्यवस्था की, यानी कि खुफिया एजेंट रखे इसने और अपनी सत्ता को मजबूत किया।
इसने हुलिया बनाने की भी शुरुआत की, यानी कि पेंटिंग की शुरुआत इसने की, राजाओं की और अपने सैनिकों की पेंटिंग बनवाना, ताकि कोई दूसरा शामिल ना हो जाए और कोई गद्दारी ना कर सके, जो सेना में है उनकी पहचान हो सके। इसलिए इसके काल से शुरुआत हुई राजा की पेंटिंग बनाने की। उसके बाद क्या होता है कि जो अलाउद्दीन है उसने मंगोलों से सामना किया। अलाउद्दीन के 3 से 4 सेनापति थे मजबूत, बहुत ही पावरफुल थे, जो ज़फ़र खां, नुसरत खान, और जिसमें से मलिक काफूर जो था वो ज़्यादा ही पावरफुल था। ज़फ़र खान की एक मंगोल आक्रमण में डेथ हो जाती है। इसके 4 सेनापति थे, जिसमें से 3 का नाम बहुत ही ज़्यादा बार आता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में बहुत बार, कम से कम 7-8 बार तो मंगोलों ने ही आक्रमण किया। 1290 में, 96 में, 97, 98, 99, 1303 में बहुत बार आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार इसने अलाउद्दीन ने अब बहुत ही इंटेलिजेंसी से काम किया। और Alauddin finished all claimants to the throne and those nobles who could prove disloyal to him a later time. Alauddin proved an ambition, the capable ruler. He formed ambitious scheme for administration and extension of the empire. जब अलाउद्दीन को लगा कि उसने जो बाज़ार की जो सिस्टम लागू किया है और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ला दी है, कुछ कमी महसूस हुई अपने उसमें, उसको रूल्स में, तो उसने सुधारने की भी कोशिश की। उसने क्या किया, अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को चलाया और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सुधार किया और ज़मीन की व्यवस्था को सुधार किया, प्रॉपर्टीज़ को, और किसानों की खेती को और अनाज को लेकर उसने काफ़ी चेंजेस किए। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस उसने किए और सिक्के भी अपने अकॉर्डिंग बनवाए। बहुत कुछ किया एक तरह से देखा जाए तो। ये सारे उसके एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाता है, जो उसने सुधार किए, चेंजेस किए। पहला तो बाज़ार को डिवाइड करना, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन में सेना को मजबूत करना। सेना को मजबूत करने के लिए उसने बहुत सारे रूल्स बनाए। देखा जाए एक तरह से फालतू के भी रूल्स बनाए, लेकिन राजा तो राजा होता है, राजा की बात माननी पड़ती थी, ना चाहते हुए भी उसके सेनापति को और जनता को। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु डिड नॉट परस्यू इस्लामिक प्रिंसिपल इन मैटर ऑफ द स्टेट। उसका कहना था कि मैं कोई रूल रेगुलेशन से नहीं चलता, मुझे जो राज्य के लिए सही लगता है मैं वही करता हूँ और वही बोलता हूँ। अलाउद्दीन एक्टेड एज द अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट मोनार्क and with ultimate unlimited power, and believed that the sultan was above all, and that all power of the state emanated from him. Alauddin desired to leave only that much money with the Hindus, which was just sufficient for their subsistences. He abolished all privilege of revenue officers like the खुद्स एंड मुकद्दम्स हु वर ऑल हिंदूज़। यहाँ पर बात हो रही है कि अब जो टैक्स ये वसूलता था, ये गैर हिंदुओं से भी वसूलता था टैक्स, और जो व्यापारी थे उनसे भी टैक्स वसूल रहा था, और यहाँ तक कि जितना भी अनाज मुनाफा होता था किसानों को, उसमें से भी ये काफ़ी 25% या 50% खुद रख लेता था, ताकि आपातकाल के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, सूखा पड़े जब, तो जनता को ये खुद से बंटवारा कर सके, कहीं कोई कमी ना आए। अब यहाँ बात करते हैं अलाउद्दीन इंस्टीट्यूटेड द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग द हुलिया मैंने अभी आपको बताया कि वो पेंटिंग बनवाता था सोल्जर्स की। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, और जो घोड़े थे, अच्छी क्वालिटी के घोड़े के अलग दाम रखे थे उसने, और जो कमज़ोर घोड़े थे, मतलब सिंपल से थे, उनके भी बहुत सस्ते दाम रखे। और घोड़ों पर दागा भी गया, यानी कि एक निशानी के लिए सिंबल भी लगाया गया, लिखा भी गया घोड़ों पर, उसे घोड़े को दागना कहा गया। और इससे ये हुआ कि मतलब किसी युद्ध के दौरान कोई हमारा घोड़ा चोरी ना कर ले, इसलिए उसने अपने घोड़ों पर भी सिंबल लगवाए या दागा घोड़ों को, ताकि घोड़ों को कोई चोरी ना कर सके। इतने सख्त रूल रखे थे इसने कि कोई भी मतलब राज्य में रहकर इससे गद्दारी नहीं कर सकता था। और जितने भी जो कुलीन वर्ग थे, जो अमीर लोग थे राज्य में, उसको तो इसने इतना कमज़ोर बना दिया एक तरह से
यानी कि ऐसा कोई वर्ग ही नहीं बचा था, ऐसा कोई क्लास ही नहीं बचा था जनता में जो बिना मेहनत किए खाए और लोगों के पैसे को लूट सके। और यहाँ तक कि गुप्त व्यवस्था इतनी कर दी थी इसने, अपने सैनिक लगा दिए थे कि जो अमीर थे वो बहुत ही डरते थे कि कहीं हमारी बात राजा तक ना पहुँच जाए, इसलिए वो कोई भी जुल्म नहीं करते थे, ना ही आपस में जनता को बुलाते थे अपने घर। क्योंकि इसने ये रूल रख दिया था कि जो बड़े बड़े पार्टी वगैरह होंगे या शादी होगा या कोई भी समारोह होगा वो बिना इजाज़त के कोई नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे अमीरों के घर पर जब कोई आता था या जनता से वो मिलते थे तो वो चीज़ भी इसने बहुत ही कम कर दी थी। तो अमीर लोग भी यहाँ पर अब टैक्स भरते थे। और यहाँ ये भी बात थी कि जो भी लूट पाट करके राजा जब कोई युद्ध जीतता था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसमें लूट पाट का जितना भी सामान था उसमें से 75% ही खुद रख लेता था, बाकी 25% बांट देता था। A few revolts occurred during the early period of the reign of Alauddin, which included the ones by the new Muslim Akkad Khan or Wakildar, or cousin of Alauddin Khilji, by the sons of the one of his sister and by Haji Maula in Delhi। यहाँ पर उसका सन ऑफ वन ऑफ हिज सिस्टर, उसका सिस्टर का एक बेटा था हाजी मौला, उसे भी दिल्ली में उसने बुलाया, वकीलदार बनाया और ऑल द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट अलाउद्दीन फेल्ड। अलाउद्दीन पास्ड सम ordinances during his reign. Their ordinance of the Sultan succeeded the fulfilling his objective, which was to stop rebellions to his reign. According to the first ordinance that Alauddin passed, all grants and pensions were revoked. The all lands which were held by people of gifts, pensions, endowments, and so on from the state were confiscated. According to the second ordinance that Alauddin passed, the spy system was organized afresh. Buried spy officers and his spies were appointed of his in the house of rich people, ऑफिसर्स, गवर्नर्स इन मार्केट्स, टाउन्स एंड इवन विलेजर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसने शराब भी बंद कर दिया था राज्य में, कि कोई शराब नहीं पिएगा। उसका ऐसा मानना था कि अगर शराब पीता है तो वो और ज़्यादा राजा के खिलाफ भी हो सकता है, क्रूर हो सकता है। और उसने खुद भी शराब और मदिरा जैसी पदार्थ को पीना छोड़ दिया था। पर कुछ टाइम पीरियड बाद लोग चोरी छुपे पी ही लेते थे, उसे सज़ा भी मिलती थी। फिर उसने रूल चेंज कर दिया और लोगों को इतनी परमिशन दे दी कि सिर्फ अपने घर में ही पी सकते हैं। और ये भी रूल था कि कोई भी फंक्शन हो या शादी हो या समारोह करना हो तो राजा से परमिशन लेनी होगी, ये था। और यहाँ पर जो मैंने बताया अमीरों से कोई मिल नहीं सकता था और बिना परमिशन के कोई किसी के यहाँ जा नहीं सकता था। जनता भी आपस में राजा के खिलाफ़ कोई कदम ना उठा सके, इसका भी उसने ख्याल रखा था। इसीलिए उसने सारी चीज़ें आम जनता को मना कर दिया था, अमीरों से मिलना और किसी से मदद लेना। द थर्ड ऑर्डिनेंस प्रोहिबिटेड द सेल एंड यूज़ ऑफ वाइन और इनॉक्सिस ड्रग्स ऑफ दिल्ली एट दिल्ली। ये मैंने बताया अभी आपको, ये सब चीज़ें मना कर दी थी। द फोर्थ ऑर्डिनेंस यानी चौथा चेंज ये था, प्रोहिबिटेड सोशल गैदरिंग एंड इंटर मैरिजेस अमंग द नोबल्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द सुल्तान। अलाउद्दीन ऑल्सो इम्पोज्ड 2 न्यू टैक्सेस ऑन पीपल। द वन वॉज द ग्रेजिंग टैक्स ऑफ ऑन ऑल मिल्क कैटल एंड द अदर वॉज द हाउस टैक्स। एक तो ज़मीन पे टैक्स लगा दिया था, दूसरा उसने ग्रेजिंग पे यानी कि व्यापार पे और खेती पर टैक्स लगा दिया था, जो किसान जो अनाज उगाते थे उसमें भी। अलाउद्दीन एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट नोन एज द दीवान मुस्तखराज टू लुक आफ्टर हिज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। दीवान की उसने शुरुआत की थी। अलाउद्दीन केप्ट अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द सेंट्रल एंड पेड इन हिज कैश। उसने कैश दे के, बहुत ही कम कैश दे के बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी कर ली थी। येट ऑल द वेल्थ विच वॉज ब्रॉट एज बूटी फ्रॉम द साउथ एंड द अर्ली ट्रिब्यूट विच ही रिसीव्ड फ्रॉम द फेडरल rulers, particulars from those on the of the south, and raising of the revenue to half of the produce was not sufficient enough to bear the expenses of the huge army। अब अलाउद्दीन ने क्या किया, 2 तरह के अभियान चलाए, एक उत्तर में यानी एक नॉर्थ में और एक साउथ में। नॉर्थ में जितने भी उसने अभियान चलाए उसमें क्या किया, उसने अपने
अपने ही नाम पर सत्ता फैलाई और कई नगरों को, कई राज्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, कई प्रांतों में बांट दिया, छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिया। लेकिन उसने जो साउथ में जो अभियान चलाया, युद्ध किया, तो वहाँ के राजा को उसने अपना अधीन कर लिया। वहाँ पर राज नहीं किया उसने, वहाँ के राजाओं को अपने अधीन करके उनसे कहा कि राजा तो तुम ही रहो, लेकिन हमें अपना टैक्स और हमें हमारे अंडर काम करो। ये किया उसने साउथ में। उसने गुजरात पर हमला किया, ग्वालियर पर राजपूतों से हमला किया, मंगोलों से हम लड़ाई लड़ी, बहुत सारे युद्ध किए उसने उसमें नॉर्थ साइड में। उसके बाद साउथ में भी उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी। अलाउद्दीन फिक्स्ड अप द प्रिंसेस ऑफ नियर ऑल आर्टिकल। द प्रिंसेस वर फिक्स्ड नॉट only for all varieties of grain, pulse, clothes, slaves, cattle and horses, but even those of necessary article of daily use. Everything was sold at fixed rate, and even the highest officer of the Sultan was not allowed to change the rate of price of any article without the prior permission of the Sultan. The system was not conducive for the welfare of the peasants. The only people who benefited by the market system were the residents of Delhi, who alone could enjoy the benefit or fixed prices of commodities. The market सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन एंडेड विद हिज डेथ। उसकी डेथ के बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन की डेथ के बाद ये जो मार्केट सिस्टम था वो भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक अच्छाई तो थी, लेकिन बुराई ये थी कि व्यापारी लोग जो थे मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे, सब कुछ तो राजा के अंडर चल रहा था। तो ऐसा थोड़ी होता है, आम जनता जो थी वो खुश नहीं थी। जो अमीर है वो अमीर, ऐसा तो नहीं कि जो अमीर थे अमीर ही हो रहे थे, लेकिन जो गरीब है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। गरीब तरक्की नहीं कर रहा था, बहुत ही असंतुष्ट थे लोग। लोग खुश नहीं थे इन सब रूल से, परेशान थे। तो जैसे ही अलाउद्दीन की जब डेथ होती है तो उसके बाद ये सारे जो भी रूल उसने फालतू के जो छोटे मोटे रूल्स जो उसने लागू किए थे वो भी मार्केट में सिस्टम ख़त्म हो जाता है। पिछली बार मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और बाजार सुधार के बारे में पढ़ा है, यानी इकोनॉमिक और मार्केटिंग सिस्टम। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर चैप्टर। अलाउद्दीन खिलजी का लैंड और इकोनॉमिक और मार्केटिंग सिस्टम। लैंड यानी उसने ज़मीन पर टैक्स लगाया, इकता सिस्टम को ख़त्म कर दिया और बहुत सारे टैक्स भी लगाए, जजिया टैक्स। और मार्केटिंग सिस्टम को डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में। डेसिमल प्रोसेस लेके आया, वो गुप्तचर व्यवस्था लाया, सैनिकों को, आर्मी को खड़ा किया उसने, और पेंटिंग्स की शुरुआत की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड के। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। सो थैंक यू।